हेलो डीडी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं विकास तिवारी। दर्शकों, हौसले बुलंद हों, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कामयाबी की मंजिलों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। मेरठ में जन्मी ईरा सिंघल साल 2014 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर आईएएस बन गई। अरुणिमा सिन्हा जो पर्वतारोही हैं, उनका एक पैर नहीं है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला हैं। सुधा चंद्रन को कौन नहीं जानता, उनका एक पैर नहीं है लेकिन नाचे मयूरी फिल्म से उनकी जो प्रसिद्धि हुई और भरतनाट्यम को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मशहूर गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन को कौन नहीं जानता, आज भी लाखों करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं। बात करेंगे दिव्यांगजनों की जो इन बुलंदियों को छू पाए हैं तो ये लिस्ट लंबी होगी, लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने साबित कर दिया कि शारीरिक कमी बुलंदियों को पाने में कहीं भी बाधक नहीं है। थोड़ा सा सहयोग, अवसर प्रदान किया जाए तो दिव्यांग भी सफलता की ऊंची उड़ानें भर सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें उपभोक्ता जागरूकता की, तो सतर्क रहकर उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदी या सेवाओं में होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे ही विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज हम बातचीत करेंगे निःशक्त कैसे बने सशक्त और मतदान अवश्य करें। साथ ही हम बातचीत करेंगे उपभोक्ता कैसे रहें सतर्क। दोनों विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें आप हमारे से संपर्क करके पूछ सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान भी प्रदर्शित किए जाते रहेंगे। अब प्रश्न आखिर किससे आप पूछ सकते हैं सवाल, तो आइए हम मिलवाते हैं आपको अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसे सशक्त बने निःशक्तजन और मतदान जरूर करें, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम बातचीत करेंगे कार्यक्रम में कि कैसे सतर्क रहें उपभोक्ता, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे कैलाश बुंदेला जी। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप नियंत्रक नापतोल हैं। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे पहले चर्चा की थी, पर्याप्त अवसर और सहयोग मिले तो निःशक्त जन भी दिव्यांग जनों के लिए पर्याप्त अधिकार भी हैं, उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। तो संदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि निःशक्त जनों की कितनी श्रेणियां हैं इस समय? देखिए, वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रभावी तरीके से पूरे देश में और विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। और इस एक्ट के तहत में वर्तमान में 21 तरह की दिव्यांगता जो है उसको कवर किया जा रहा है। कुछ जो पुराना जो हमारा अधिनियम था 1995 का, उसमें बदलाव करके और वर्तमान में जो एक्ट है उसमें 21 प्रकार की, पहले एक्ट में 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, अब 21 तरह की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। विशेषकर जो हमारे रक्त विकार से संबंधित जो हमारे रोग हैं, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, इसको भी अब एक्ट में कवर किया गया है। हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, उसको भी अब दिव्यांगता की श्रेणी में लाया गया है। और ड्वार्फिज्म जो कि छोटे कद के जो लोग होते हैं, एसिड अटैक विक्टिम, जो कई बार हमारे बच्चों के ऊपर जो एसिड की जो घटनाएं घटती थी, उसको भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। मतलब एक ऐसा ओपन एक्ट वर्तमान में लागू है, उसमें 21 तरह की दिव्यांगता के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और हमारे साथ आज नियंत्रक नापतोल बुंदेला जी भी हैं। बुंदेला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नापतोल विभाग किस तरह से कार्य करता है? नापतोल विभाग हमारा मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विभाग है और यह विभाग पूरी तरह जो उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए, उपभोक्ता जागरूकता के लिए है। और एक नागरिक के रूप में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी वस्तु खरीदता है और पैकेट में लेता है, या हम डीजल पेट्रोल लेते हैं, गैस एजेंसी से गैस लेते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु जो मेजरमेंट में आती है, उसका नापतोल का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। इसमें हम मुख्यतः 3 काम करते हैं कि प्रति वर्ष हम जितने भी हमारे नापतोल के उपकरण हैं, प्रत्येक जो व्यापारी है
या फेरी वाला है उसको वेरीफाई कराना चाहिए, हम उसकी जांच करते हैं। दूसरा, हम जो एमआरपी से अधिक अगर सामान कोई ज़्यादा बेच रहा है ज़्यादा कीमत पर, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तीसरा हमारा मुख्य काम है पैकेजिंग एक्ट का, कि जो भी वस्तु पैकेट में आ रही है वो पैकेट में 7 प्रकार की घोषणाएं अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि ऐसी नहीं है तो हम इन पर कार्रवाई करते हैं। जी, और इस समय एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। बाराबंकी से नंदकिशोर जी कुछ पूछना चाहते हैं। बाराबंकी से नंदकिशोर जी कुछ पूछना चाहते हैं। नंदकिशोर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव के महापर्व में जो है जो लोग वोट डालने जाते हैं तो ऐसी दशा में उनको किन चीजों से बचना चाहिए, क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? उधर क्योंकि बहुत लोग प्रलोभन देते हैं, बहुत लोग लालच देते हैं, बहुत लोग बड़े वादे करते हैं, तो किन किन चीजों से और बचना चाहिए और अपने दिल दिमाग से उनको मतदान करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा नंदस्वरूप जी आपने। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग भी कहता है कि आप बिना किसी प्रलोभन के भयमुक्त होकर मतदान करें। तो जब भी आप मत डालने जाएं तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपके प्रदेश के देश के हित में कौन अच्छे से काम कर सकता है, उसी को आप मतदान करें। और इस समय आयुक्त निशक्त जन से फिर एक सवाल पूछते हैं कि संदीप जी, दिव्यांगजनों के लिए क्या परिस्थितियां हैं और उनके लिए क्या प्रावधान है इस समय? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए पहले हम लोग उनके स्वास्थ्य और पुनर्वास की बातें करते थे, परंतु अब ये जो एक्ट है इसमें दिव्यांगजनों के अधिकार की बात होती है। तो दिव्यांगजनों के लिए समाज के हर क्षेत्र में समुचित अवसर हों और बाधा रहित अवसर प्राप्त हों, इसके लिए लगातार शासन काम कर रहा है। और इसके लिए जो हमारा जो अधिनियम है उसमें जो प्रावधान है दिव्यांगजनों के लिए, उसमें मतदान तक पहुंच, मतदान में पहुंच और मतदान आसानी से वो कर सकें, इसके लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। और वर्तमान में हमारा लोकसभा निर्वाचन का जो शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं आज के इस अवसर पर सभी दिव्यांगजनों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि उनके लिए समुचित सुविधाएं हैं और वे बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी करें और अपने कर्तव्य को निभाएं, और ऐसी मैं अपील करना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। और अब हम सवाल करने जा रहे हैं अगला नियंत्रक नापतोल बुंदेला जी से। सर, वर्तमान में नापतोल के कौन कौन से नियम इस समय प्रचलन में हैं? देखिए, भारत सरकार द्वारा पारित विधिक माप अधिनियम है 2009 है, वो संपूर्ण भारत में प्रचलन में है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भी जो है उसी एक्ट का पालन किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पैकेट बंद वस्तुएं जब हम खरीदते हैं तो हमारा विधिक माप विज्ञान पैकेट में रखी वस्तुएं नियम 2011 प्रचलित हैं, जिसमें विभाग को किस प्रकार कार्य करना है, लोगों के क्या अधिकार हैं, उसको उसमें दिया गया है। जी संदीप जी, निशक्त जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है जिससे वो सशक्त बन सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। तो किस तरह की योजनाएं इस समय चल रही हैं केंद्र और राज्य सरकार की, जिनका उल्लेख आप आज करना चाहेंगे? दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की जो है संचालित की जा रही हैं। एक विशेष योजना का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से दिव्यांगजनों का एक पहचान पत्र जो है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के रूप में, वो भारत सरकार की योजना है। उसको यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू किया गया और पूरे देश में हम मध्य प्रदेश उसमें लगभग प्रथम पायदान पर हैं और जो है उसमें हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। और उसके यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से अब योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें कि कोई गलत तरीके से कोई योजनाओं का लाभ कोई अन्य व्यक्ति ना ले सके। तो यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के लिए उनकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी उनकी योजनाएं संचालित हैं, छात्रवृत्ति की योजना संचालित है। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा भी 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। और जो हमारे जो बौद्धिक दिव्यांग हैं और ऑटिज़म के हमारे जो दिव्यांगजन हैं, बहुविकलांग दिव्यांगजन हैं, तो और हमारा सेरेब्रल पाल्सी जो दिव्यांगता है, वो उनको 600 रुपये अतिरिक्त सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है। और विशेषकर एक योजना हमारी जो संचालित है मध्य प्रदेश में, जो है निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसमें अगर कोई दिव्यांग एक दिव्यांग से शादी करता है, विवाह करता है, तो उसको 1 लाख रुपए की राशि, और अगर दिव्यांग कोई अगर मान लीजिए कोई समान व्यक्ति दिव्यांग के साथ शादी करके प्रोत्साहित होकर करता है तो उसको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस योजना के लागू होने से
जब मैं फील्ड में जाता हूं तो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग मिलते हैं जो इस राशि का उपयोग करके और अपना स्वरोजगार के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा इसका राशि का उपयोग करके अपना वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का जो प्रदान है, जो भारत सरकार की एलिम्को योजना, एलिम्को के माध्यम से और एडीपी योजना के माध्यम से और मध्य प्रदेश में भी हम लोग यहाँ निरंतर दे रहे हैं। तो लगभग प्रत्येक दिव्यांग को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और उनका श्रवण यंत्र और अन्य तरह की जो भी सहायता उनको हो सकती है वो निरंतर की जा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और है जिसमें जिसे कहते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, कि जिसके माध्यम से कोई अगर दिव्यांग यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसमें शासन उसमें सहयोग करता है और उसमें जो है उसको 3 किस्तों में राशि दे करके और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनते हैं। वर्तमान में अनेकों ऐसे दिव्यांग हैं जो इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। संदीप जी, योजनाओं की बात चल रही है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन निःशक्त जनों की पढ़ाई के लिए, इनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान इस समय है? देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत तो सभी को शिक्षा का दिया जाना है, परंतु दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से 0 रिजेक्शन पॉलिसी है कि अगर कोई गंभीरतम दिव्यांग भी है जो स्कूल तक भी नहीं जा पा रहा है तो ऐसे दिव्यांगजनों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है और उनको गृह आधारित शिक्षा देने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान है जो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सुचारू रूप से संचालित है, उसकी भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और सामाजिक न्याय विभाग के भी जो रेमेडियल टीचिंग के हमारे सेंटर्स हैं और जो हमारे संभाग स्तर पे जो छात्रावास संचालित हो रहे हैं उसमें विशेषकर हमारे जो श्रवणबाधित दिव्यांगजन हैं, हमारे जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं और हमारे जो बौद्धिक दिव्यांगजन हैं, इनके लिए छात्रावास में सुविधा दे करके और उनको विशेष तरीके से उनको टेक्निकली उनको पढ़ा करके हमारे जो विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर्स जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीबद्ध होते हैं, वो लोग उनको टीच कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में हम सब जगह देख रहे हैं कि दिव्यांगजन शिक्षा की मुख्यधारा में बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहे हैं और बकायदा बराबरी के साथ में हमारे समान बच्चों के साथ में वो कम्पीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। दिव्यांगजन न केवल शिक्षित हो रहे हैं बल्कि वे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। और बुंदेला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नापतोल की बात हो रही है, नापतोल उपकरणों की बातचीत हो रही है, तो किस तरह से नापतोल उपकरणों का सत्यापन साल में कराना जरूरी होता है? और यदि उपकरणों का सत्यापन नहीं कराते हैं कोई व्यापारी या जो इन्हें रखने वाले हैं तो उनके विरुद्ध किस तरह की सज़ा का प्रावधान इस समय है? देखिए, कोई भी व्यापारी अगर कोई कार्य कर रहा है या कोई भी एक व्यक्ति जो नाप तोल का कार्य कर रहा है, कोई चीज़ को मेजर करके दे रहा है या तोल कर दे रहा है, तो सबसे पहले जब वो मशीन लेता है तो उस मशीन को सत्यापित करवाना चाहिए नाप तोल विभाग से, और बिना सत्यापन के कोई भी मशीन नहीं बेची जा सकती। ये हो गई पहली बात। जब कोई व्यक्ति और हमारा जो काम कर रहा है नियमित रूप से, तो अगर उसके पास मैकेनिकल बाट है, जिसको पुराने बाट हम कहते हैं, अगर वो है तो उसको 2 साल में एक बार उनका सत्यापन कराना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो आजकल अधिकांश जगह है, तो उनको 1 साल में इसका वेरिफिकेशन कराना ज़रूर है। फिर आपने बताया कि यदि नहीं कराता है तो उस पर क्या कार्रवाई है। तो यदि कोई व्यक्ति समय सीमा में कार्य नहीं कराता है और अगर उसकी कोई सूचना मिलती है पकड़ में आने पर, उस पर जुर्माने का प्रावधान है जो 10,000 रुपये से अधिक जुर्माना उसको लगाया जाता है। जी बुंदेला जी, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि नापतोल उपकरणों में किस तरह से देखा जा सकता है कि उनका सत्यापन कराया या नहीं। अभी हम पहले बातचीत करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के प्रावधान इस समय दिव्यांगजनों के लिए हैं? देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो भारत सरकार के द्वारा 4% आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए कैटेगरी वाइज दिया गया है और मध्य प्रदेश शासन ने आगे बढ़कर के 2% अधिक यानी कि 6% जो है आरक्षण दिव्यांगजनों को नौकरियों में दिया है। तो अभी जितनी भी हमारी जो शासकीय विभागों के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें दिव्यांगजनों को 6% आरक्षण के मान से उनको आरक्षण दिया जा रहा है। और इसमें अगर कहीं किसी प्रकार से कोई किसी विभाग में अगर त्रुटि होती है या किसी की लापरवाही कारण होता है तो उसमें आयुक्त निषेधन के रूप में मैं बहुत कठोर कार्रवाई भी हम लोग करते हैं और उसमें उनको लाभ दिलाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ नौकरियों के साथ साथ जो निजी क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनसे भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि दिव्यांगजनों को अवसर प्रदान करें। तो आप पाएंगे कि अभी जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उसमें भी दिव्यांगजनों को मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो
नेशनल हैंडीकैप फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यानी कि NHFDC, उसके 2 दिव्य कला मेले मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए पूर्व में। जी। और उसके माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का काम। इसके साथ साथ हमारा जो मध्य प्रदेश शासन का जिला उद्योग विभाग है, जिला उद्योग केंद्र है, उसके माध्यम से भी दिव्यांगजनों को ऋण उपलब्ध करा करके और बहुत आसानी से ऋण उपलब्ध करा करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजन अपना खुद का कर सकें। इसके पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई दिव्यांग विवाह करते हैं तो उसमें भी एक बड़ी राशि दिव्यांगजनों को दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभी ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे जैसे कलेक्टर ऑफिस है, हमारा जिला न्यायालय ऑफिस है, हमारा जो तहसीली ऑफिस है या अन्य जो शासन के विभाग हैं, जी। सभी जगह एक दिव्यांग सेवा कॉर्नर सक्षम कैंटीन नाम से एक हम लोग सक्षम सेंटर नाम से एक खोल रहे हैं। छतरपुर में बहुत अच्छा उसका प्रयोग किया गया है, जहाँ पर एक स्व सहायता समूह बना के दिव्यांगजनों का और उनके माध्यम से वहाँ पे काम किया जा रहा है। वहाँ एक काउंटर दिया गया, वहाँ फोटो कापी, एक छोटी सी कैंटीन और अन्य प्रकार की सामग्री का जो है वहाँ विक्रय करके और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी। और ऐसे अनेकों उदाहरण जो मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इटारसी से श्री सुनील तिवारी जी हमारे साथ में हैं। सुनील जी बुंदेला जी से सवाल करना चाहते हैं। सुनील जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाजार में, सब्जी बाजार में ये इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे हैं, इसमें दुकानदार सामान देते समय सामान जोर से पटक देता है और कांटा एकदम फास्ट चल जाता है। तो ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? 2, 4, 5 ग्राम 10 ग्राम तो ये इतने में मार देते हैं, तो इसके लिए नियंत्रक नाप तोल क्या कर सकते हैं? दूसरा पहला लगा हुआ प्रश्न है, पेट्रोल पंप में भी ये बम्पिंग की शिकायत बहुत है, तो जनता में, पेट्रोल के उपभोक्ताओं में ये लिटरेसी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है वही उसका उत्तर है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब वो सब्जी वाले कांटा जोर से पटकते हैं, देखिए ये पूरा जो सतर्कता जो है वही इसका सबसे बड़ा जवाब है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप उससे बोलिए कि कांटे का बैलेंस करे और इतना जल्दी ना करे, और ये आपका अधिकार है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जो आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, CM हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल पेट्रोल पंप का है, तो हम हमेशा लोगों प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई जब भी अगर आप पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो जब वो नोजल अपना डालता है तो आप इस मीटर में शून्य देखिए, उसको बराबर बोलिए कि वो इत्मीनान से आपका पेट्रोल डीजल जो भी आप ले रहे हैं, जितनी मात्रा का ले रहे हैं, जितने पैसे का ले रहे हैं, उतना बराबर आप नोट करिए। तो जितनी आप सतर्कता रखेंगे उतना ही हमारा नुकसान कम होगा या हमारे को सही मात्रा में सामान मिलेगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो हमें कोई भी शिकायत करेगा तो हम उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही कहा बुंदेला जी आपने। सुनील जी, आपने अपने सवालों के जवाब पा लिए होंगे, किस तरह से आप बच सकते हैं, किस तरह से आप सतर्क रह करके इन ठगने वालों से बच सकते हैं। बुंदेला जी, सुनील जी के सवाल से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो उपभोक्ता है, एक आम नागरिक है, वो कैसे जान सकता है कि नाप तोल बांटों का सत्यापन किया गया है या नहीं किया गया? आपका ये काफ़ी अच्छा सवाल है विनय जी। जब हम किसी भी दुकान पर जाएं या पेट्रोल पंप पर जाएं तो हमें अगर ऐसा लगता है कि इसका जो माप है या मशीन है या बाट है वो वेरीफाई है या नहीं है, तो आप सबसे पहले उससे बोलिए। जैसे अगर हम जो पुराने बाट देखेंगे तो बाट के पीछे एक शीशे की सील लगी रहती है, उस पर हमारा ईयर और समय लिखा रहता है कि ये कब इसका सत्यापन किया गया है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी जो है वेइंग मशीन है उस पर अब देखेंगे तो हमारी एक मुहर लगी रहती है कि एक साल में कौन से समय पर ये वैलिडिटी रखती है, कब उसकी मुहर लगी है। आप दोनों ही जगह अगर आप चाहें तो सत्यापन प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं, क्योंकि जब हम उसका सत्यापन करते हैं तो उसको एक प्रमाण पत्र देते हैं। आपका ये अधिकार है कि आप उससे बोलें कि आपने सत्यापन कब कराया, हमें सत्यापन प्रमाण पत्र दिखाइए। हो सकता है सील में आपको कुछ समझना है तो सत्यापन प्रमाण पत्र में उस 1 वर्ष की अवधि या 2 वर्ष की अवधि का उल्लेख रहता है, ये आप मांगेंगे और उसको देना आवश्यक है, अनिवार्य है। बिल्कुल सही कहा बुंदेला जी आपने। तो दर्शकों, जैसा कि बुंदेला जी ने बताया कि यदि आपको नापतोल उपकरणों पर किसी किस्म का संदेह है, कोई कम नाप रहा है, तो आप उससे न केवल उसकी सील देख सकते हैं बल्कि उससे प्रमाण पत्र की मांग भी कर सकते हैं। जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप सतर्क रहेंगे, उतना आप नुकसान से बच पाएंगे।
और अब हमारा सवाल है संदीप जी से। संदीप जी, कई बार लोग फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उससे वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई आप करते हैं? देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 में स्पष्ट है कि अगर दिव्यांगजनों के लिए आशायित कोई योजनाएं हैं या उनके लिए कोई स्कीम्स हैं या उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं, उसमें अगर कोई इस प्रकार करता है और वो कूटरचित तरीके से प्रमाण पत्र बनाता है और उसकी योजना का लाभ लेता है, तो उसमें 1 साल 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। और इसमें अभी बड़ी कठोरतम कार्रवाइयाँ मध्य प्रदेश में विगत दिनों में हुई हैं जी। शिक्षा विभाग में जो भर्ती हुई थी वो सबके सामने है। तो मैं आपके इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस प्रकार के कर रहा है तो वो अपनी इस चीज़ को बंद कर दे, और कहीं भी अगर संज्ञान में अगर इस विषय को अगर हमारे या हमारे किसी अधिकारी के इसमें आ जाएगा तो ये निश्चित मानिए कि इसमें कठोर कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। और ये बहुत गलत बात भी है, ये बहुत मतलब एक संवेदनहीनता का एक परिचय भी है कि दिव्यांगजन जिनको हम सभी लोग मदद करना चाहते हैं उनको आगे लाने के लिए और उनकी योजनाओं का लाभ लेते हैं। और मैं देखता हूँ कई बार रेलवे में सफ़र करते पाए जाते हैं, ट्रेन में जो उनकी छूट मिलती है, बसेस में छूट मिलती है, अन्य प्रकार की योजनाओं में जो उनको मिलता है, लाभ मिलता है, तो वो उसका लेने का प्रयास करते हैं और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सबसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यालय में इसकी सूचना दे सकते हैं अगर कहीं आपकी जानकारी में है कि कोई गलत तरीके से इस प्रकार से आया है तो उसमें हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन इसकी आपको कहीं जानकारी मिलती है तो आप आयुक्त निशक्तजन से सीधे शिकायत कर सकते हैं, अपने ज़िले के कलेक्टर से भी शिकायत कर सकते हैं। बुंदेला जी, अब अगला सवाल हमारा आपसे है कि जो व्यापारी उपभोक्ताओं को कम वस्तुएं तोल कर देते हैं, वजन में कमी रहती है या डिब्बे के साथ वो अगर कुछ सामग्री तोल कर देते हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसमें उपभोक्ताओं को किस तरह की सतर्कता रखना चाहिए? देखिए, अगर हम कोई वस्तु लेने जाते हैं तो हमारा ये अधिकार है कि जितना पैसा, जितना दाम हम उसका चुका रहे हैं, उतनी वस्तु उतनी माप में, उतनी परिमाण में हमें मिलना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो यह एक अपराध है। लेकिन बात यह ही है सबसे पहले कि हमें सतर्क रहना होगा। यदि हम किसी दुकान से 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं तो यह हमारा अधिकार है कि पैसा देने के बाद हमें 1 किलो चीनी मिलना चाहिए। तो हम, जैसा हमने पहले बताया कि हम उसका प्रमाण पत्र देख सकते हैं और उसके देख सकते हैं सत्यापित है। कई बार सत्यापन हो भी सकता है, लेकिन आदमी मशीन में अगर कोई गड़बड़ कर लेता है, बाट में गड़बड़ कर लेता है, तो आप बिल ज़रूर लीजिए और आपको लगता है कि ये कमी है तो आप हमें शिकायत करिए। जैसे हमने बताया है, व्हाट्सएप नंबर है, CM हेल्पलाइन है, हम इस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। उसका लाइसेंस भी निरस्त कर सकते हैं और अगर वो कोई गलत चीज़ बेच रहा है तो उसको हम जब्त भी करेंगे और उसको जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल्कुल सही कहा बुंदेला जी आपने। उपभोक्ता जितना जागरूक रहेगा, जितना सतर्क रहेगा, वो उतना चीज़ों को पकड़ सकता है। और इसकी शिकायत करने के कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसा कि आपने बताया CM हेल्पलाइन में भी शिकायत कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है। तो श्रोताओं, दर्शकों, आप इन चीज़ों का उपयोग करें, सतर्क रहें और नुकसान से बचे रहें। रजक जी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही दिव्यांगजनों के लिए, निशक्तजनों के लिए शासकीय नौकरियों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। उन्हें आरक्षण भी, उनके लिए कुछ पद भी आरक्षित हैं। तो केंद्र और राज्य के आरक्षण में क्या अंतर है इस समय? देखिए, वर्तमान में जैसे मैंने पूर्व में बताया कि भारत सरकार जो है वो 4% का आरक्षण जो है दिव्यांगजनों को देती है शासकीय सेवाओं में, और मध्य प्रदेश शासन में 2% अधिक 6% का आरक्षण दिए जा रहे हैं। विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन किया गया है भारत सरकार के स्तर पर भी, और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बहुत ही सूक्ष्मता से हमारे विभागों द्वारा किया गया है कि किन पदों पर दिव्यांगजन आकर के अच्छे से योग्यतापूर्वक काम कर सकते हैं और अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो उन पद, जो आरक्षित पद हैं, जो चिन्हित पद हैं, उन पर ही वैकेंसी निकाल करके और उसमें दिव्यांगजनों के लिए किया जाता है। और किसी भी तरह से दिव्यांग जो हैं वो इससे वंचित न रहें, इसकी लगातार इसकी समीक्षा होती रहती है। समान प्रशासन विभाग के माध्यम से भी इसकी समीक्षा होती रहती है और हम लोग भी निरंतर करते रहते हैं। और इस समय एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से हैं कुलदीप जी। वे संदीप जी से सवाल करना चाहते हैं। कुलदीप जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं आयुक्त निशक्तजन महोदय को बधाई देना चाहता हूं। उनको दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है
और उनके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत बहुत अच्छी कार्रवाई प्रदेश में की जा रही है। और हम ये जानना चाहता हूं मैं कि क्या प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर का आयोजित किया जाना भविष्य में प्रस्तावित है क्या, जिसमें सभी तरह के दिव्यांगजनों को एकत्रित करके एक बड़ा आयोजन किया जाए, जिसमें सभी दिव्यांगता के से ग्रस्त व्यक्ति, उनके अभिभावक जनों को एकत्रित करके प्रोत्साहित किया जा सके। जी, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बताया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जागरूकता की है। दिव्यांगजनों के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है और उनके लिए कैसे स्वयंसेवी संगठन और कैसे हमारे समाज सेवी और समाज के अन्य लोग और हमारे उनके जो पालक जन हैं वो कैसे उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा मुझे इसका लगता है कि अभी जन जागरूकता की कमी है, विशेषकर हमारे जो जनजाति क्षेत्र हैं, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं। तो उनका अच्छा है कि अभी चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बाद प्लान करके और एक बड़ा आयोजन जिसमें किया जाए, इसमें सभी दिव्यांगजनों को, उनके पालकों को और उनसे जुड़े लोगों को बुला करके बहुत से दिव्यांगजन, जैसे आपने शुरू में ही नाम लिया कि जिन्होंने एक समाज में मुकाम स्थान हासिल किया है, तो कि मेरा बेटा अगर दिव्यांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी जो सोच है वो गलत है। और दिव्यांगजन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसको एक प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है, उनकी जानकारी ज़रूरी है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी अगर दिव्यांग है तो वो आगे बढ़ सकती है। तो इसके लेकर के मिलके और बड़े स्वरूप में आयोजन करने की आवश्यकता है, वो ज़रूर किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने। भोपाल में या प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आयोजन होगा, लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं हो सकता। अभी आचार संहिता लागू है। जैसे ही मतदान हो जाएगा, मतों की गिनती हो जाएगी और आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उस समय फिर इस तरह के आयोजन हो सकेंगे। संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी हमारे कॉलर को। और बुंदेला जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने नापतोल उपकरणों के बारे में बताया कि उनका सत्यापन होता है, उनकी जांच होती है, प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, क्या पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल प्रदाय किए जाने वाले उपकरण, उनकी मशीनों का भी कोई सत्यापन होता है? निश्चित रूप से हमारे जो पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसियां हैं, इनका तो हम प्रतिवर्ष सत्यापन होता है। और अगर एक पंप पर जितने नोजल लगे रहते हैं, डिस्पेंसर जिसको हम बोलते हैं, उनका सभी का सत्यापन होता है, प्रत्येक मशीन का सत्यापन होता है। और उसमें भी हम सत्यापन करने के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उसको सील लगाते हैं और बिना हमारी अनुमति के पेट्रोल पंप की सील कोई खोल नहीं सकता। यदि मशीन में खराबी भी आ गई है तो पेट्रोल पंप मालिक को हमें सूचित करना पड़ेगा कि वो उसको सुधारना चाहता है, तो हम जब सील खोलेंगे उसके बाद ही वो उसमें सुधार का कार्य हो पाएगा। तो क्या इस तरह की जो सील लगाई जाती है पेट्रोल डीजल पंपों पर, उसको उपभोक्ता भी देख सकता है? हाँ, निश्चित रूप से देख सकता है। जो सील है वो विजिबल है, दृश्यमान है, उसको कोई भी देख सकता है। और उससे अगर कोई छेड़खानी भी करेगा, आजकल की तो जो पेट्रोल जो मशीनें हैं पंप पर, वो इतनी एडवांस हो गई हैं कि सॉफ्टवेयर से जुड़ी हैं। अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई छेड़खानी करता है तो जो कंपनी जिसका वो पेट्रोल पंप है, वहाँ मैसेज चला जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ छेड़खानी हो रही है और तत्काल वो बंद हो जाएगा। बुंदेला जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। उपभोक्ताओं, यदि आपको पेट्रोल और डीजल पंप पर भी किसी किस्म की गड़बड़ी का अंदेशा होता है तो आप उन उपकरणों को जांच सकते हैं। और न केवल आप जांच सकते हैं, बल्कि इसमें गड़बड़ी मिलने पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, जो नियंत्रक नापतोल के कार्यालय में की जा सकती है, आपके ज़िले के कलेक्टर के यहाँ की जा सकती है। संदीप जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, आचार संहिता मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुकी है। इस बार भी दिव्यांगजन बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रेरित हैं। तो किस तरह की सुविधाएं दिव्यांगजनों को मतदान के दौरान उपलब्ध कराई जाती हैं? देखिए, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 11 के तहत दिव्यांगजनों को मतदान का पूर्ण अवसर और सुविधापूर्वक की और बाधा रहित अवसर उनको प्राप्त हो, इसके लिए शासन की जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। और उसी के तहत अभी जो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो भारत सरकार के, जब उन्होंने बातें रखी तो उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विशेष बात रखी कि दिव्यांगजनों के लिए और वृद्धजनों के लिए भी जो है समुचित सुविधाएं उनको दी जाएंगी।
ऐसे दिव्यांगजन जो गंभीरतम है या चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे दिव्यांग उनको घर से ही मतदान करने का पूरा अवसर उनको प्रदान किया जाएगा। और जो हमारे जो पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथ में भी बाधा रहित पूर्ण व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए की जाएगी। और पूर्व में भी जो विधानसभा का निर्वाचन हुआ, उसके पहले लोकसभा का निर्वाचन हुआ, तो मध्य प्रदेश में जो वोटिंग टर्नआउट जो बड़ा था, तो उसमें मैं मानता हूं कि उसमें दिव्यांगजनों ने 100% अपनी भागीदारी की और वो टोटल जो टर्नआउट बड़ा है उसमें दिव्यांगजनों का योगदान था। तो मैं आपके माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को कहूँगा कि उनके लिए पूरी सुविधाएं हैं। और कहीं पर भी उनको ऐसा लगता है कि उनको असुविधा मिल रही है, कोई तकलीफ हो रही है दिव्यांगजनों के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो जो सुझाव जो निर्वाचन आयोग को भेजे गए थे पूर्व में शासन के माध्यम से, वो सब लागू किए गए हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे निर्वाचन आयोग का कि उन्होंने दिव्यांगजनों का विशेष ख्याल इस निर्वाचन में रखा है और उसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो ये हमारे निर्वाचन की एक खूबसूरती है निर्वाचन प्रक्रिया की, और एक कहना चाहिए कि एक बहुत संवेदनशीलता का परिचय है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग जब इसको समीक्षा करते हैं तो हमारे देश में अब इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होना दिव्यांगजनों के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक और अच्छे से कर सकेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग भागीदारी करें, ऐसा मैं पुनः अपील करना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। मतदान न केवल आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, और चुनाव आयोग भी चाहता है कि दिव्यांगजन भी जो किसी कारण से मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते हैं, वे भी मतदान करें और लोकतंत्र में भागीदारी करें, लोकतंत्र के उत्सव में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो उनके लिए घर से मतदान की सुविधा चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराई है। और जो जा सकते हैं लेकिन किसी किस्म की बाधा है, अस्थि बाधित हैं, तो उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था वहाँ की जाती है। वॉलंटियर भी वहाँ मौजूद रहते हैं। जो चढ़ने वाली ऊंची जगह है वहाँ पर रैंप भी बनाए जाते हैं। तो तरह तरह की सुविधाएं चुनाव आयोग दे रहा है। तो इसलिए सभी दिव्यांगजनों से हमारी भी अपील है कि वे इस बार लोकसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों में घर से जरूर निकलें, मतदान अवश्य करें। यदि किसी कारणवश वे मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें असमर्थ हैं, तो वे चुनाव आयोग से संपर्क कर घर से मतदान की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आग्रह करें। चुनाव आयोग उनकी इस सुविधा का लाभ उन्हें दिलवाएगा और मतदान में भागीदारी जरूर करें। बुंदेला जी, नापतोल उपकरणों की बात हो रही है, पेट्रोल पंपों की बातचीत हो रही है, तो जो लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने पंपों पर जाते हैं उन्हें किस तरह की सावधानी वहाँ पर रखना चाहिए, किस तरह से वो सतर्क रहें? वही है, आपने जो प्रश्न किया है, सतर्कता में ही सब कुछ है। अगर आप डीजल पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले जितनी भी मात्रा आप डलवा रहे हैं और जितने पैसा का अगर आप मात्रा आपने निश्चित करी है, तो मीटर पर यह देख लें कि वो शून्य है, और जितना उसने पैसा लिखा है कि 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल ले रहे हैं, तो 100, आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल पंप है वो 100 रुपये लिखा भी रहता है, तो आप ये ज़रूर चेक कर लें। दूसरा, यदि आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये डीजल या पेट्रोल की मात्रा कम दी जा रही है, तो हमारे सभी डीजल और पेट्रोल जितने पंप हैं उन पर हमारे स्टैंडर्ड माप मौजूद हैं। आपका ये अधिकार है कि आप पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, उनसे बोलें कि भाई हमें ये चेक करना है कि आप पूरी मात्रा में दे रहे हैं। तो हमारे जो स्टैंडर्ड वहाँ 1 लीटर और 5 लीटर के मेजरमेंट वहाँ हैं, आप उनसे बोलिए कि आपको दिखाएगा। अगर डीजल है 5 लीटर में पेट्रोल है, माप करके दिखाएगा, और यदि कम है तो आप शिकायत करिए, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस इश्यू को लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा बुंदेला जी आपने। उपभोक्ताओं, यदि आपको पेट्रोल डीजल पंप पर जाने के बाद ये लगता है कि किसी किस्म के नोजल को तेज चलाकर या अन्य किसी प्रकार से आपको पेट्रोल या डीजल कम दिया जा रहा है, तो वहाँ पर निर्धारित मात्रा के माप बाँट उपलब्ध होते हैं जिनमें आप डीजल या पेट्रोल निकलवा कर उसकी मात्रा की जांच कर सकते हैं। बुंदेला जी, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, विभिन्न विभाग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, तो क्या नापतोल विभाग भी भोपाल और पूरे प्रदेश के जो हाट बाजार हैं उनमें उपभोक्ताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसी तरह की गतिविधियां आयोजित करता है? इससे हमारा जो सभी विभाग है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इसमें चुनाव होते हैं और चुनाव में आपको वोटिंग का अधिकार होता है। आप अपने मनपसंद जो उम्मीदवार होते हैं आप उनको वोट देते हैं। तो मेरा भी ये सबसे अनुरोध है कि आप वोट ज़रूर डालें। और जैसा आपने बोला है कि हमारी क्या भूमिका रहती है, तो हमारे अभी जितने भी
चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर हैं सभी जिलों में, वो हर विभाग के द्वारा ये प्रचार प्रसार होता है कि आप मतदान अवश्य करें, निर्भय होकर करें, निडर होकर करें, और यदि आपको कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएं। जैसे अभी आयुक्त साहब ने बताया है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी सुविधा है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अब घर पर मतदान करने की सुविधा दे दी गई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जा नहीं सकते, तो आप निर्वाचन अधिकारी से या हमारे लोकल एसडीएम से, तहसीलदार से मिल के बता सकते हैं कि वो घर पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो वो सुविधा उनको वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल सही कहा बुंदेला जी आपने। हाट बाज़ारों में आपका विभाग आगे आने वाले समय में जागरूकता अभियान चलाएगा, मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा, और सभी विभाग इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान होगा। संदीप जी, आपको राष्ट्रपति जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयुक्त निःशक्त जन का पुरस्कार पिछले दिनों दिया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे कि ये पुरस्कार आपको किस तरह से मिला। जो भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की जो सभी योजनाएं हैं उनका जो प्रभावी क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, एक तो वो बात है। दूसरा, दिव्यांगजनों के जो आपसी तालमेल और हमारे जो सभी विभाग हैं शासन के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं कि जो भी विभाग है उसमें दिव्यांगजनों के लिए 6% का तो आरक्षण है ही, वो तो उनको पालन करना ही है। साथ में हमारे बहुत सारे सभी विभागों में हमारे दिव्यांग कर्मचारी भी काम करते हैं, अधिकारी भी काम करते हैं, तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में भी सुविधाएं मिलना चाहिए। इसलिए आप ये पाएंगे कि आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं, हमारे जो सभी शासन के विभाग के जो कार्यालय हैं, वो सभी बाधा रहित हो रहे हैं, और उसमें दिव्यांगजनों की सुविधाएं की जा रही हैं। और यह अपने आप में मध्य प्रदेश को अन्य स्टेट की तुलना में अलग करता है। और यहाँ पर जो यूडीआईडी कार्ड बनाने का जो कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से आगे किया गया है। और इसके अलावा दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के क्षेत्र में जो इनकी ग्रीवांस रिड्रेसल में जो काम है वो भी बहुत आगे है। एक जो मैकेनिज्म हम लोगों ने जो बनाया है यहाँ पर, विशेषकर हमारी जो कोर्ट है वो यहाँ भोपाल में है, परंतु हमने कोशिश की कि जो दिव्यांग मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो जैसे महाकौशल अंचल है या मालवा अंचल है, तो यहाँ के जो ट्राइबल क्षेत्रों में जाकर के चलित न्यायालय लगाने का काम, मोबाइल कोर्ट लगाने का जो काम किया गया, वो भी एक यूनिक था, और उसकी सराहना जो है राष्ट्रीय स्तर पे की गई। और अनेकों ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जिसमें दिव्यांगजनों के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, और विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वयंसेवी संगठन हैं, हमारे मध्य प्रदेश के जो काम करने वाले हमारे समाज सेवी हैं जो दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं, सभी से एकदम साथ लगातार निरंतर जो उनसे समन्वय, उनसे बातचीत और होती रहती है, तो कोई भी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से हम लोग कर पाते हैं। यह बात जो है मध्य प्रदेश को अलग स्थापित करती है। और महामहिम राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा जो राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त का जो प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत हर्षित, गौरवान्वित हूँ और सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। संदीप जी, आपको ये पुरस्कार मिला, इसके लिए एक बार और आपको बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको इस तरह के पुरस्कार मिलते रहें। पुरस्कार अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप भी प्रेरित हुए हैं, आगे और अच्छा काम आप करेंगे। बुंदेला जी, पेट्रोल पंप की बातचीत हो चुकी, नापतोल उपकरणों की बातचीत हो चुकी, एक और प्रमुख चीज़ है वो है गैस सिलेंडर, जो हर घर में उपयोग होता है। तो गैस सिलेंडर लेते समय, एलपीजी सिलेंडर लेते समय किस तरह से उपभोक्ताओं को सावधानी रखना चाहिए, किस तरह से वो इनकी सही मात्रा लेने के लिए उसकी जांच कर सकते हैं? गैस सिलेंडर में भी हमारे विभाग के सीधे निर्देश हैं कि जो उसमें मात्रा है वो पूर्ण मात्रा मिलनी चाहिए, और हम आकस्मिक जांच भी करते हैं। हमारा नापतोल विभाग भी जांच करता है, आकस्मिक जांच करते हैं। हमारा खाद्य विभाग के जो जिलाधिकारी हैं वो भी जांच करते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर आपको कम वो गैस मिले, तो हर गैस जब एजेंसी वाला आपको गैस प्रदाय करता है तो उसको निर्देश है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो जिसको हम बोलते हैं तोल मशीन रखेगा, और आपका ये अधिकार है कि आप उसको बोलिए कि भाई ये सिलेंडर आप हमें तोल के दीजिए, तो आप उससे पता चल सकता है आपको कि भाई आपको जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो निर्धारित गैस उसमें है या नहीं है। बिल्कुल सही कहा बुंदेला जी आपने। आमतौर पर अधिकांश लोग इस जो आपके यहाँ घर गैस सिलेंडर प्रदाय करने वाहन आता है उसमें ये मशीन रहती है नापतोल करने के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। लेकिन बाद में जब गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है तो वो आरोप लगाते हैं कि
हमें कम गैस दी गई। तो सबसे बढ़िया सावधानी ये रखें कि आप पहले ही जब सिलेंडर आपके घर आए तो आप उस सिलेंडर को लाने वाले से कहें कि जो आपका नापतोल उपकरण है उस पर रखकर हमें इसका सही वजन बताएं, इसकी मात्रा जो सिलेंडर पर लिखी हुई है वह सही है कि नहीं, वो तुरंत आप देख लें तो आप कम गैस प्रदाय वाले सिलेंडर लेने से बच सकते हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग इस समय आचार संहिता घोषित कर चुका है, चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर मतदान होगा। बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो दिव्यांगजनों को मतदान करने में मदद करते हैं, तो उनसे आपका क्या कहना है, किस तरह से वे लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी करें और निःशक्त जनों को मतदान अधिक से अधिक कराने के लिए अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करें? मैं तो सबसे पहले जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं और हमारे जो मैंने पूर्व में बताया कि समाज सेवी हैं, वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक्चुअली में जो ये दिव्यांगजनों के लिए जो काम करना है ये सिर्फ शासन करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे जो हैं लोग हैं जो लगातार उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। तो अब ये चूँकि निर्वाचन का समय है, लोकतंत्र का महापर्व हमारा चल रहा है, दिव्यांगजन अपनी भूमिका निभा सकें, मतदान कर सकें, इसके लिए पूर्व की भांति मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें और दिव्यांगजनों को सहयोग प्रदान करें। और दिव्यांगों के लिए काम करने वाले स्वयं ऐसे दिव्यांगजनों के भी संगठन हैं जी, जो उनकी एक अलग ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं। मैं अनेकों ऐसे जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर दिव्यांगजनों से जुड़ा हूँ जो बाकायदा जब भी कोई ऐसे शासकीय कार्य आते हैं तो वो पहुँच करके अपनी भूमिका निभाते हैं और निःशुल्क अपनी सेवाएं अपना स्वयंसेवी के रूप में अपना वो काम करते हैं। तो ऐसे जो भूमिका निर्वहन करते हैं, मैं चाहूँगा कि और अपील भी करना चाहूँगा कि पुनः अपनी इस पर्व में भूमिका निभाएं और अपने राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। न केवल वॉलंटियर निःशक्त जनों की मदद करें, बल्कि हमारा तो सभी आम नागरिकों से आग्रह है कि यदि आपके आसपास मतदान के दौरान यदि कोई दिव्यांगजन, कोई निःशक्त आपको दिखता है तो आप उसकी मदद करें, उसे मतदान केंद्र तक, बूथ तक पहुंचने में उसकी मदद करें। यदि उसके पास कोई मतदाता पर्ची नहीं है तो वह निकलवा कर उसे देने में मदद करें। लोकतंत्र के इस उत्सव में सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बुंदेला जी, आजकल पैक बंद वस्तुओं का युग है, बहुत सारी वस्तुएं डिब्बा बंद आती हैं, तो डिब्बा बंद वस्तुओं को जांचने के लिए, उनको परखने के लिए कि वो सही वजन की हैं कि नहीं, उसमें कितनी सामग्री, ये देखने के लिए किस तरह की घोषणाएं उस पर होना जरूरी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो भी प्रश्न में उठाई है कि आजकल का युग जो है वो फूड पैकेजिंग, अपने पैकेट बंद वस्तुएं ज़्यादा मिल रही हैं, चाहे वो खाने पीने के हो या अन्य प्रकार के सामान हो। पैकेजिंग एक्ट है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत ही हम काम करते हैं और जितनी भी वस्तुएं पैकेट में आती हैं, चाहे वो टीवी हो, बड़ा टीवी हो या छोटी से छोटी अगर सुई भी अगर पैकेट में आ रही है तो पैकेट में जो आने वाली वस्तु है उस पर पैकेजिंग एक्ट लागू होता है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति, जो निर्माता उसको पैकेट में बंद करके बेच रहा है, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो लाइसेंस तो उसके जो संस्थान है वहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा, जो भी कोई वस्तु अगर आप मॉल में गए, कहीं भी किसी भी दुकान पर गए और आपने पैकेट बंद वस्तु खरीदी है तो उसमें 7 प्रकार की घोषणाएं होती हैं, वो ज़रूर देख लें कि उसमें उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, निर्माता और किसने बनाया है उसको, या अगर इंपोर्ट किया गया है तो इंपोर्टर कौन है, कितने उसकी टोल फ्री नंबर और कस्टमर केयर नंबर उसमें होना ज़रूरी है। अगर ये 7 प्रकार की घोषणाएं नहीं हैं तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उस पर एक्ट के अनुसार जितने भी जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन पर प्रति डायरेक्टर जो है 25,000 रुपये का, अगर पहला अपराध है तो उस पर जुर्माना होता है, और यदि उसके बाद और वो गलती वापस पुनः मिलती है तो फिर हम वो जुर्माने की राशि बढ़ जाती है। बुंदेला जी, कई बार ये होता है कि बारकोड दिए रहते हैं, कई बार MRP को घिस करके वो मिटा देते हैं, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पैकेजिंग एक्ट भी के अंतर्गत करते हैं, नापतोल के अंतर्गत कार्य करते हैं, और एक हमारा सबसे बड़ा काम है नियंत्रक नापतोल कार्यालय का कि MRP से अधिक कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु नहीं बेच सकता। आजकल आम शिकायत ये होती है कि
कोई भी व्यक्ति है अगर उस पर किसी वस्तु पर उसका जो दाम लिखा है उससे अधिक पर बेच रहा है तो वह अपराध है और वो कानून के अंतर्गत कार्रवाई उस पर होती है और हम करते भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसका बिल लेना चाहिए, आपको उसको देखना चाहिए। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि MRP से मतलब ये नहीं है कि आप किसी वस्तु पर किसी स्टिकर लगा दें जी या काट के उसको कर दें। MRP का मतलब है स्पष्ट रूप से जो 7 घोषणाएं हमने आपको वो पैकेजिंग एक्ट के अंतर्गत बताई है वो उस पर होना चाहिए। अलग से आपको स्टिकर MRP का नहीं लगा सकते, अलग से कोई हाथ से आप MRP नहीं लिख सकते, उस पर प्रिंट होना चाहिए और 7 डिक्लेरेशन के साथ उस पर होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है तो आप निश्चित रूप से हमें शिकायत करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो दर्शकों, यदि आप भी डिब्बाबंद वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो जो जैसा कि बुंदेला जी ने बताया कि उस पर 7 घोषणाएं अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आप देख लें डिब्बाबंद वस्तुओं पर ये सभी घोषणाएं उस पर है कि नहीं है तो इसकी शिकायतें उचित फोरम पर जरूर करें। CM हेल्पलाइन में आप शिकायत कर सकते हैं, नियंत्रक नापतोल और जिले के कलेक्टर को भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और इस तरह की गड़बड़ियों को आप रोक सकते हैं। दर्शकों, दिव्यांगजन हैं, वे भी मान और सम्मान चाहते हैं। कई बार लोग उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते, असंसदीय भाषा में उनसे बातचीत करते हैं और ऐसा व्यवहार उसे खराब लगता है। तो अगर कोई दिव्यांगजनों से असंसदीय भाषा का उपयोग करता है तो उसमें क्या प्रावधान है, किस तरह की सज़ा और जुर्माना इसमें किया जा सकता है? देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत दिव्यांगजनों को के लिए अगर मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र में और सभी के सामने अगर उसको परेशान करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए अगर कोई ऐसे दिव्यांग सूचक या शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें 5 लाख तक का 5 साल तक की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान एक्ट में किया गया है। और इसके तहत लगातार कार्रवाई चलती रहती हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि निर्वाचन का समय है तो मैं सभी राजनीतिक दलों से और हमारे जो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं और जो अन्य लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के संबंध में अभी निर्वाचन आयोग ने भी कहा है जी कि आप किसी प्रकार के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या दिव्यांगजनों का उपयोग करके अपनी भाषणों में इस प्रकार से अगर करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी और इसमें जो है कार्रवाई भी की जाएगी। और इसको लेकर के सभी दिव्यांगजन भी जागरूक हैं, वे लगातार हमसे अपील करते रहते हैं। पूर्व में भी निर्वाचन के समय में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो मैं आज आपके इस माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों को भी उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें सावधानी बरतें और दिव्यांगजनों के लिए उनका सम्मान का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। सरकार ने भी ये तय कर दिया है कि अब दिव्यांगजनों को उनकी जो बाधाएं हैं उनसे ना पुकारा जाए, बल्कि दिव्यांगजन या निशक्तजन नाम से उन्हें पुकारा जाए। और आमतौर पर अब ये प्रचलन में भी आ गया है, हर व्यक्ति उन्हें दिव्यांगजन या निशक्तजन कहता है, कोई भी उनकी बाधा के साथ उन्हें नहीं बुलाता। यदि वो ऐसा करते हैं तो वे सजा के भागी हो सकते हैं। तो दर्शकों, आप भी ध्यान रखिए कि जो भी निशक्तजन हैं उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करें। उनकी जो शारीरिक कमी या बाधा है उसका नाम ना लें और उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करें। बुंदेला जी, आजकल ई-कॉमर्स का युग है, कई लोग ऑनलाइन सामान बुक करा रहे हैं और वो सीधे घर पहुंच जाता है। तो ऑनलाइन पैकेजबंद वस्तुओं के लिए या ऑनलाइन सामान बुलाने के लिए ई-कॉमर्स का उपयोग करने के लिए इस समय नापतोल विभाग में क्या नियम है, क्या प्रावधान है? इस पे भी अगर आप ई-कॉमर्स कंपनियों से अगर होम डिलीवरी या कुछ सामान बुला रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग एक्ट के अंतर्गत जो दूसरे वस्तुओं पर नियम लागू होते हैं वो नियम इन पर भी लागू होते हैं। यदि कोई वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप देख लें कि उस पर वो 7 डिक्लेरेशन ज़रूरी है। और जैसा हम भी सामान बुलाते हैं, आपने भी बुलाया होगा, देखते हैं कि लगभग सभी कंपनियां इसका पालन करती हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी ने इसका पालन नहीं किया तो आप उसकी हमें शिकायत करें, हम उसी के आधार पर उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम करेंगे। जैसा कि बुंदेला जी ने बताया कि ई-कॉमर्स का उपयोग करके ऑनलाइन अगर आप सामग्री बुलाते हैं, उसमें वस्तु या सेवा में किसी प्रकार की कमी पाते हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और हमारा आपसे आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सामग्री खरीद रहे हैं उसकी वैधानिकता की जांच कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कोई फर्जी वेबसाइट बनी हो जिससे आप सामान बुला रहे हैं, आपका पैसा पहुंच जाए लेकिन सामग्री आपके पास ना पहुंचे।
सामग्री की जगह आपके जो पैक बंद सामान आ रहा है उसके अंदर पत्थर निकले, ऐसी भी कई घटनाएं हुई। तो सतर्क रहना, जागरूक रहना हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है। संदीप जी, आपके कार्यालय द्वारा चलित न्यायालय भी चलाए जा रहे हैं जो प्रदेश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये चलित न्यायालय किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से निशक्तों के पास पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते हैं? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए उनको उनके स्थान पर ही उनको न्याय देना, यह समझते हैं कि सबसे अच्छा है, क्योंकि उनको आवागमन के लिए उनको असुविधा होती है। और मध्य प्रदेश, जैसे मैंने पहले बताया, कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। और हमारे यहाँ भोपाल में हमारी जो मुख्य पीठ है, तो दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए और जिला स्तर पर चलित न्यायालय लगाने का जो कार्य है किया जा रहा है, उसमें लगभग 1 माह पूर्व ही वहाँ के संबंधित जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी किए जाते हैं हमारे द्वारा। और वहाँ पर कैसे उस न्यायालय का प्रचार प्रसार करना है, कौन कौन सी समस्याओं पर सुनवाई होगी और कौन कौन अधिकारी और कौन कौन लोग उसमें उपस्थित होंगे, सबको एक सूची जारी की जाती है। और बाकायदा नियत तिथि करके, और हमारी पूरी भोपाल की टीम और अन्य जो हमारे सहयोगी लोग हैं उनको लेकर के हम लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और पूरे दिन भर दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए सुनवाई करते हैं। वहीं मौके पर ही उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना, उनकी योजनाओं का जो उनको लाभ मिल सकता है, उनकी पेंशन का काम है या अन्य जो भी योजनाएं हैं, वहीं त्वरित वहीं ऑन स्पॉट वहीं पर उनको सुविधा दी जाती है। और इसमें जो है विशेषकर हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे डिंडोरी में हम लोगों ने लगातार अभी ध्यान देके फोकस होकर काम किया है, मंडला में काम किया है। इस प्रकार से जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उस पर विशेष फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको समझाना, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना, उनके अधिकार बताना, ये भी एक बहुत बड़ा आवश्यक हमने समझा और इसमें सफलता मिल रही है। इसलिए ये जो चलित न्यायालय है, मोबाइल कोर्ट है, इसका काफ़ी जो है प्रचार हो रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। और इस कार्यक्रम के अंत में हम अपने मेहमानों से आम जनता के लिए एक संदेश भी प्राप्त करते हैं। तो आपका क्या संदेश होगा? इस समय लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, संक्षिप्त में आपका संदेश। जी, मैं आपके इस मंच के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं, हमारे परिवार का वो हिस्सा हैं और उनका भी अधिकार है कि वो भी अच्छा एक जीवन जिएं। और उनको ये जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, इसमें अपना वो मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए उनके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सुविधाएं की गई हैं और हम भी प्रयोग कर रहे हैं, सभी लोग उनको मदद करें और सभी स्वयंसेवी संगठन करें और उनको इसमें मताधिकार का प्रयोग कराने में उनको मदद करें। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। और बुंदेला जी, ऐसा ही संदेश हम आपसे भी चाहेंगे। आम जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? किस तरह से वो जागरूक और सतर्क रहें और मतदान के इस महापर्व में अपनी भागीदारी भी करें? देखिए, आज आपके माध्यम से हमारा यही संदेश है कि जितनी भी हमने बातचीत करी है, जितना हम सतर्क रहेंगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे, उतना ही हमसे कोई धोखा नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़रूरत है कि हम सतर्क रहें, सजग रहें और हमारे अधिकारों का उपयोग करना सीखें। और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा है तो आप उसके साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और आज मेरा आप चूँकि हम सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, ऐसा ही एक आपसे निवेदन है कि अभी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि 100% मतदान करें और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, ये आपका अधिकार है। जी बुंदेला जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है, हमारी अपील है कि मतदान के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी जरूर करें। और यदि आप उपभोक्ता हैं तो जागरूक रहें, सतर्क रहें और निशक्त जनों के लिए मदद करें, उनका सहयोग करें और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करें। इसके साथ ही हेलो डीडी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।